नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एएस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिलसिलावार पे दर पे हम अमराज़े दिमाग और आसाब के अमराज के बारे में एक एक करके रोज़ाना नए से नए टॉपिक पर आपके सामने हम वीडियो आपके पास भेज रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो भी रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज अचानक अपने अमराज़े दिमाग और असाब के ज़िम्रे में जो वीडियो मैं लगाना चाह रहा था उस वीडियो से हट कर एक वीडियो मुझे लगाना पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स में मुझे कह रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हकीम साहब ख़ुसूसी तौर पर आप जो है ना असाबी कमज़ोरी की वीडियो लगाएं, पट्ठों की कमज़ोरी की वीडियो लगाएं, असाबी कमज़ोरी की वीडियो लगाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है और वो दोस्त जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी खिदमत में आज ये वीडियो हाज़िर है। इस वीडियो को गौर से देख लें। इसमें असाबी कमज़ोरी के नाम, दीगर नाम असाबी कमज़ोरी के, मॉडर्न मेडिकल साइंस में असाबी कमज़ोरी को क्या कहते हैं, असाबी कमज़ोरी की तारीफ़ क्या है, ये मर्ज़ किस तरह का होता है, इसके असाबी कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज, मुस्तनद इलाज क्या है, ये आप इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असाबी कमज़ोरी के दीगर नाम क्या हैं। दोस्तों, असाबी कमज़ोरी को असबी कमज़ोरी भी कहते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी भी कहते हैं, इसको असाबी निज़ाम में फ़तूर भी कहते हैं, फ़तूरे आसाब भी कहते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको न्यूरोस्थीनिया कहते हैं। तो दोस्तों, न्यूरोस्थीनिया, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, आसाब और दिमाग की कमज़ोरी, ये बेसिकली है क्या चीज़? इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में मरीज़ के आसाब, नर्वस सिस्टम, पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है, आसाब जो हैं और आसाबी निज़ाम पूरे का पूरा दरहम बरहम हो जाता है। दोस्तों, आसाब की अक़साम मैं आपको बताता चलूँ कि आसाब की अक़साम कितनी हैं। आसाब बेसिकली दो किस्मों के हैं। एक नंबर आसाब जो पैगाम जिस्म का दिमाग तक पहुंचाते हैं और दूसरे असाब वो हैं जो दिमाग से हुक्म लेकर अपने मतलूबा ऑर्गन को, उज़्व को हुक्म जारी करके उसकी हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। दोस्तों ने कहा था कि हकीम साहब बड़ी तफसील के साथ आपने इस पर गुफ्तगू करनी है। आज इंशाल्लाह बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। हमारी गुफ्तगू में शामिल रहिएगा और उसको सुनिएगा ज़रूर। जी, तो इसकी अक़साम के बारे में हम बात कर रहे थे। मिसाल इसकी मैं दूं, ये देखें ना, हमारे जिस्म के ऊपर अगर कोई चींटी चलती है, हमारा ध्यान किसी और तरफ है और हमारा हाथ इस तरफ है, हाथ की जिल्द के ऊपर चींटी चढ़ती है तो फ़ौरन जो पैगाम रसां हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पैगाम रसा जो है, यानी असाबी निज़ाम का एक किस्म इसकी जो पैगाम रसा है वो फ़ौरन दिमाग में मैसेज छोड़ देती है कि आप जिस्म के फ़लाँ जिस हिस्से पर, उस जिस्म के उस हिस्से के ऑर्गन के ऊपर, फ़लाँ जगह के ऊपर कोई चीज़ चल रही है। तो हुक्म रसां जो है, फिर वो उसी वक्त जो है वो हुक्म रसां सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम हुक्म रसां होता है, वो हुक्म रसां असाब जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फौरी तौर पर वो दूसरे हाथ को या किसी जिस्म के और हिस्से को ऑर्डर करते हैं, जो भी हिस्सा इजी हो उसको ऑर्डर करते हैं कि भाई फ़लाँ जगह के ऊपर कोई चीज़ है, उसको हटाओ वहाँ से। तो ये इस तरीके से पूरे बॉडी में हुक्म रसां जो है आसाब काम करते हैं और आसाब जो पैगाम रसां आसाब हैं वो बताते हैं दिमाग को, मैसेज दिमाग में जाता है तो वहाँ से फिर कमांड आती है। हुक्म रसां आसाब जो है वो उसके ऊपर जो है वो हुक्म लागू करते हैं, कमांड देते हैं और फिर उसके ऊपर अमल पैरा होकर वो मतलूबा शिकायत जिस्म की वो दूर कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये आसाब की अक़साम से हटकर अब आगे चलते हैं। अक़साम के बारे में आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं कि ये असबी निज़ाम के अंदर जो फतूर आ जाता है, नर्वस सिस्टम सारे का सारा, यानी न्यूरोस्थीनिया जो एक मरीज़ को लाक हो जाता है, एक मरीज़ न्यूरोस्थीनिया का परमानेंट मरीज़ बन जाता है, तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, इलाज जब भी करें या करवाएं
तो रीज़न्स को, वजूहात को मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। वजूहात के बग़ैर हम इलाज नहीं कर सकते। वजूहात के बग़ैर जो भी नुस्खा दिया जाएगा वो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा, अटकल पच्चू होगा, वो जिसे हम कहते हैं तीर तुक्का, लग गया तो ठीक है, नहीं तो तीर तुक्का होगा। ऐसी बात नहीं, पूरी तशख़ीस के साथ, पूरी तमीज़ के साथ मर्ज़ की पहले तशख़ीस करें, पहचान करें, उसको मुमय्यज़ करें। जब आप मर्ज़ की पहचान हो जाए, वजह की जानकारी हो जाए, वजह क्या है, किस वजह से ये मर्ज़ आया है, जब उसका पता चल जाए तो फिर उसके बाद इलाज करना आसान हो जाता है। न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि वो ऐसा किया हुआ इलाज 100% जो है वो कारगर साबित होता है। दोस्तों, इसकी वजूहात में ये है कि शदीद किस्म की, इंतहाई किस्म की ज़हनी और जिस्मानी मेहनत, मुशक्क़त, मरीज़ की गुंजाइश से ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त जो है वो इसका न्यूरोस्थेनिया का बायस बनती है, आसाबी कमज़ोरी का बायस बनती है पहले नंबर पर। इसके अलावा दीगर बहुत सी वजूहात हैं। अमराज़ मखसूसा मर्दाना अगर एक एक करके गिना जाए, जिसमें प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, स्पर्मेटोरिया है, मस्टरबेशन है, इसके अलावा वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, यानी शादी से पहले और उसके बाद की कमज़ोरी है, मुश्तज़नी है। इसके अलावा मैंने पहले ये आपके सामने 1 बाय 1 बता दी हुई हैं। इसी तरह अमराज़ मखसूसा ज़नाना है, जिसमें अय्याम की ख़राबी है, रहम की रसोलियाँ हैं, हिस्टेरिया है, जिसे बावगोला भी कहते हैं। इसके अलावा दिमागी अमराज़ हैं, जो इससे पहली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके सामने बयान किए थे। दिमागी अमराज़ हैं बहुत सारे, जितने भी है, एपिलेप्सी है, पागलपन है, जो है बेख्वाबी है, गहरी लंबी नींद है। इसके अलावा दीगर जितने भी असाबी अमराज़ हैं वो भी इसकी वजह हैं। फिर इसके बाद नज़ला, ज़ुकाम, रेशा केरा, इन्फ्लुएंज़ा, आतशक, बवासीरी जहर, बवासीरी मादा, कैंसर, ज़ियाबतीस, और ये सारी वजूहात हैं इसकी। इन वजह से ये जो है ना नर्वस्थीनिया, या जिसे हम असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी कहते हैं, ये हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर फेराइडे ने एक रिसर्च की है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मशहूर डॉक्टर हैं, माहिर जिनसियात हैं डॉक्टर फेराइडे ने। उन्होंने बताया है कि एक बालग और एक जवान मरीज़ जो है या मरीज़ा, जवान लड़का या लड़की, उसके जब जिनसी जज्बात दबा दिए जाते हैं या दब जाते हैं तब भी ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। तो वो वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इलाज की तरफ बढ़ना है। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हम अलामात पे बात करते हैं। अलामात में क्या होता है, इसमें हर वो अलामत मरीज़ में पाई जाती है जो आम जिस्मानी कमज़ोरी की हो, जिसमें आम जिस्मानी कमज़ोरी की हर अलामत थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाना, चिड़चिड़ापन, लड़ाकापन, स्टेयरिंग अप करते हुए, स्टेयरिंग डाउन करते हुए, यानी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए, सांस का फूल जाना, दिल की हरकत का तेज़ हो जाना, और टांगों में शदीद किस्म की कपकपाहट, हाथों से ठंडे पसीने आ जाना, ये सारी अलामात हैं जो कि जिस्मानी कमज़ोरी की अलामात और ये सारी न्यूरोस्थीनिया के मरीज़ में पाई जाती हैं। जी, इन अलामात के अलावा उसमें नर्वस्थीनिया के मरीज़ में बेख्वाबी होगी, यानी सारी सारी रात नींद नहीं आएगी, नर्वस्थीनिया, वहम होगा, परेशानी होगी, थोड़ी थोड़ी बात पे डर जाना होगा, कम हिम्मती होगी, कमज़ोरी होगी। ये सारी चीज़ें हैं। इवन दैट के बाज़ औक़ात मरीज़ या मरीज़ा अपने आप को बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल वेस्टेज, बिल्कुल नकारा बॉडी तस्लीम करते हुए जो है वो सुसाइड पर भी, ख़ुदकुशी पर भी जो है वो आमादा हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं। तो अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, इस मुसीबत से निजात दे। जी, तो अलामात के बाद अब चलते हैं इलाज पर। तो दोस्तों, पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि इलाज जब भी करें, इलाज जब भी करवाएं, तो सबसे पहले जी दोस्तों, तारीफ़ मर्ज़, वजूहात, अलामात, इन सब के बारे में बात करने के बाद अब हम आते हैं इलाज की तरफ कि ऐसे मरीज़ का इलाज कैसे करना है। दोस्तों, आपको याद होगा इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मरीज़ का जब भी इलाज करें या करवाएं तो वजूहात को मद्देनज़र रखना लाजमी है। वजूहात को मद्देनज़र रखे बग़ैर कभी भी इलाज कामयाब नहीं हो सकता। मेरे बात कहने का मकसद क्या है, आए मैं समझाता हूँ आपको। बिलफ़र्ज़ मरीज़
नर्वस्थीनिया का मरीज़ जो है ये शदीद ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त की वजह से वो मरीज़ हुआ है, इसकी वजह ये है। तो आप जब तक उसकी शदीद मुशक्क़त मेहनत को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको आराम और सुकून नहीं देंगे, तब तक आप जो भी मेडिसिन यूज़ करवाते रहें करते रहें, कोई अफाका नहीं होगा। अगर वो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का मरीज़ है, अगर वो स्पर्मेटोरिया का मरीज़ है, अगर वो मास्टरबेशन का मरीज़ है, तब जब तक इनकी वजूहात का अजाला नहीं करेंगे, वजूहात को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवाई कारआमद साबित नहीं होगी। अगर एक मरीज़ बकौल डॉक्टर फेराइडे जिनसी दबाव का शिकार है, उसकी ख्वाहिशात दबी हुई हैं, तो जब तक उसकी उन ख्वाहिशात को दबी हुई ख्वाहिशात को उभारा नहीं जाएगा, उनका अजाला नहीं किया जाएगा, आप किसी भी किस्म की कोई दवाई दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और इंतहाई बारीकी की बात आपको बता दूं कि अगर मरीज़ मेडिसिन के ऊपर सिर्फ भरोसा करे और अपनी ग़िज़ा को चेंज ना करे तो तब भी कोई अफाका नहीं होगा। क्यों? मेडिसिन हम थोड़ी सी मिकदार में लेते हैं, ग़िज़ा इतनी ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं। ये ग़िज़ाओं के ग्रुप हैं। अगर एक बंदा खुश्की का मरीज़ है तो उसको खुश्की की ग़िज़ाएँ ज़्यादा नुकसान देंगी, जो खुश्की पैदा करती हैं, सोदा पैदा करती हैं, बवासीरी जहर पैदा करती हैं। और एक बंदा अगर सफरावी मरीज़ है तो उसको सफरा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा नुकसान देंगी। और एक बंदा अगर बलगम और रेशा का मरीज़ है तो उसको बलगम और रेशा पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से बाज रहना पड़ेगा। यानी मरीज़ के मिजाज की शनाख्त के बाद, उसके जिस्म के अंदर मौजूद खिल्लत की शनाख्त के बाद कि कौन सी खिल्लत बढ़ी हुई है, कौन सी कम है, जो कम है उस खिल्लत को पूरा करना, जो बढ़ी हुई है उसको खारिज करना, मरीज़ की इस्लाह करना, उसके साथ साथ ग़िज़ा और दवा एक साथ चलाना, ये मरीज़ का असल इलाज है। अगर हम नर्वस्थीनिया के मरीज़, आसाबी कमज़ोरी के मरीज़ की बात करें तो उसमें हमें हमेशा सबसे पहला स्टेप मरीज़ को आराम और सुकून देना है। मरीज़ आपके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, हकीम के पास आता है, हर्बलिस्ट के पास आता है, वैद्य के पास आता है, मरीज़ अपनी बात सुनाता है तो उसकी बात को गौर से सुने। एक ही बात को 10 बार कहता है, 10 बार सुने, उसको तसल्ली और तशफ़ी दें। कभी भी मरीज़ को ये ना कहें कि ये आपका वहम है, ये आपका नफ्सियाती मसला है। ऐसा करने से मरीज़ हकीम से, वैद्य से, डॉक्टर से बाकी हो जाया करते हैं, कभी भी उस डॉक्टर का इलाज नहीं करते। और कभी भी मरीज़ ऐसे मरीज़ से डिबेट ना करें। डिबेट करने से मरीज़ बदज़न होकर डॉक्टर चेंज कर लेता है, या डॉक्टर को कम इल्म समझता है, हकीम को कम इल्म समझता है और उसका इलाज नहीं करता। अगर इलाज जारी है तो उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये नफ्सियाती तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं मेडिसिन के ऊपर। जब आपने नफ्सियाती तौर पर मरीज़ को पहला स्टेप जो है उसको आराम से लिटाया, सुकून दिया, उसकी मुशक्क़त और मेहनत ख़त्म की, उसकी नफ्सियाती हिजान और कैफियत को ख़त्म किया, उसके जो जिस वजह से उसको ये मर्ज़ लाक हुआ है उस वजह का अजाला कर दिया, तो 50% मर्ज़ आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, अगर मैदा डिस्टर्ब है, मैदा को दुरुस्त करें, जिगर डिस्टर्ब है, जिगर को दुरुस्त करें। फिर उसके साथ साथ ये कीमती चीज़ें हैं, आप नोट फरमा लें कि आगे इलाज में हमने क्या चलाना है। इलाज में आप उसको दें माजून, बल्कि माजून को हम अगले स्टेप पे रख लेते हैं। सबसे पहले आप लें खमीरा मरवारीद बनुस्खा ख़ास, खमीरा मरवारीद बनुस्खा ख़ास, एक यह चीज़ होगी। दूसरे नंबर पर आप लें खबीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला। तीसरे नंबर पर आप लें लबूब कबीर ख़ास। और चौथे नंबर पर लें खमीरा गाव ज़ुबान अम्बरी जवाहरदार। ये 4 चीज़ें ले लें। चारों चीज़ों को आपस में मिलाकर पेस्ट करें, यकजान बना लें। फिर ये 100-100 ग्राम में लें। ये नोट कर लें, इसका वज़न 100-100 ग्राम हो, चारों का 400 ग्राम वज़न हो जाएगा। इस 400 ग्राम वज़न के अंदर आपने 2 माशा कुश्ता सोना डालना है या वर्क सोना,
उनको रगड़ कर उनका रगड़े हुए का जो वज़न होगा वो 2 माशा आपने बनाना है, वो उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, डालने का तरीका ये है कि आप उसको पहले अगर पाउडर करेंगे, वर्क हैं तो फिर आप उसको इसमें खरल में डालकर अर्के गुलाब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसको सिलाया करते जाएंगे, उसको खरल करते जाएंगे तब तक कि महलूल सा शरबत सा बन जाएगा। अगर कुश्ता सोना है तो उसका तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा शहद ले लें, शहद के अंदर शहद डाल लें, उसके ऊपर उसको रगड़ा लगाएं, शहद डालते जाएं, रगड़ा लगाते जाएं, ज़्यादा शहद उस थोड़ा सा अर्क गुलाब डाल दें, उसको पतला कर लें, फिर उसको उठा के उस 400 ग्राम मेडिसिन के अंदर, दवाई के अंदर उसको मिक्स कर दें, यकजान कर दें, तो ये आपकी मेडिसिन तैयार है। अगर दिमागी हिजान है तो बरशाशा का माजून बरशाशा जो है उसका काली मिर्च उसका चने के दाने के बराबर उसका इस्तेमाल रात को सोते वक्त करवाएं, दिमागी हिजान ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें जो अभी मेडिसिन हमने आपको बताई है वो आप टी स्पून जो है ना वो लेना है, छोटा चाय का चम्मच, चाय वाला चम्मच जो होता है वो एक सुबह और एक शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ जो उनको वजूहात हैं उनका अजाला करना है, मरीज़ को सुकून देना है, आराम देना है, उसको लिटाना है। एहतियाती तदाबीर में सुबह खाली पेट की वर्जिश, सरसब्ज़ जगह, घास वाली जगह पर सैर करवाना, सब्ज़ा दिखाना, मालिश करना, सुबह अच्छे से नहाना और ग़िज़ा के अंदर नरम ग़िज़ा, ख़ुसूसी तौर पर जो ग़िज़ाएँ जो हैं वो उज़लाती तहरीक को ख़त्म करती हैं, वो गुद्दी ग़िज़ाएँ और असाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो इस सिलसिले में मुफीद होता है। इसका चार्ट आपको अलहदा से मिल जाएगा। अगर किसी को चार्ट चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके मुझसे चार्ट मंगवा सकता है, ग़िज़ाओं के ग्रुपों का चार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आसाबी अमराज, नर्वस्थीनिया, असाबी दिमागी और असाबी अमराज में असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, ज़ोफ़ असाब और नर्वस्थीनिया की बीमारी, उसकी अलामात, इलाज, वजूहात, सारी चीज़ें आपको आपके गोशगुजार की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा से अगली वीडियो हमारी फिर उसी सीरीज़ के मुताबिक होगी जो सीरीज़ हमारी चल रही है अमराज दिमाग व असाब के अमराज के बारे में। नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।